आज के इस वीडियो में चरित्र के साक्ष्य के बारे में, शील के साक्ष्य के बारे में, एविडेंस ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन को लेकर डिस्कशन करेंगे। क्या न्यायालय में किसी व्यक्ति के चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है? किन परिस्थितियों में चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में सुसंगत होता है? वेदर एविडेंस ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन may be given or produces before the court, and under which conditions the evidence of a character of a person is relevant or irrelevant in the court। तो इन उपबंधों के बारे में हम लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 52 से 55 तक के प्रोविजंस पर डिस्कशन करना होगा। देखिए, एज फार एज कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज कंसर्न, जहां तक किसी व्यक्ति के चरित्र का सवाल है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टर। चरित्र क्या होता है या चरित्र किन चीजों से मिलकर बनता है, किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कैसे होता है। तो इसके बारे में सेक्शन 55 का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें बताता है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव के आधार पे समाज में उसके प्रति जो लोग उसके प्रति राय कायम करते हैं, उसकी ख्याति कायम करते हैं, तो वो उसका चरित्र कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, डिस्पोजिशन एंड गुडविल ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टिट्यूट इट्स कैरेक्टर। कैरेक्टर किससे बनता है? डिस्पोजिशन से बनता है, किसी व्यक्ति के स्वभाव से बनता है, और उस स्वभाव के आधार पे समाज के लोग उसके बारे में जो अच्छी बुरी राय कायम करते हैं, उसकी जो गुडविल कायम करते हैं, उसे ही चरित्र कहा जाता है। तो सेक्शन 55 का स्पष्टीकरण कहता है कि स्वभाव तथा ख्याति मिलकर के चरित्र का निर्माण करते हैं। डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन एंड गुडविल ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टिट्यूट इट्स कैरेक्टर। स्वभाव का अर्थ जहां तक हम कहें बात कि स्वभाव क्या है, तो स्वभाव किसी व्यक्ति का रोजमर्रा की डेली हैबिट्स को लेकर हम कहते हैं कि जो लोगों की डेली हैबिट्स है, स्वभाव है, वो स्वभाव कहा जाता है, डिस्पोजिशन कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सौम्य व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, पूजा पाठी व्यक्ति है, सुबह उठता है, अपने दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, रास्ते में गरीबों की मदद करना, अपने पूरे जीवन में और अपने दिनचर्या में ये उसने अपना भाग बना रखा है, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति एक बड़ा सरल, सौम्य और लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति है। उसकी समाज में एक अच्छी साख कायम हो गई है, उसका चरित्र अच्छा चरित्र है। इसी तरह कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दिन भर में उल्टे सीधे काम करता है, गलत कार्य करता है, तो समाज के लोगों में उसकी राय या उसकी ख्याति भी गलत हो जाती है। तो ये उसके चरित्र का निर्माण होता है। देखिए, स्वभाव और ख्याति मिलकर चरित्र बनाती है। कंडक्ट, किसी व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र का निर्माण नहीं करता है। देखिए, कंडक्ट जो है, आचरण जो है, वो किसी व्यक्ति का किसी समय विशेष पर किया गया कोई कार्य हो सकता है। बेसिकली कंडक्ट इज एन एक्ट डन बाय अ पर्सन ऑन टू अ पर्टिकुलर टाइम और अ पर्टिकुलर डे। किसी दिन विशेष पर, किसी समय विशेष पर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो वो उसका आचरण कहलाता है, वो उसका स्वभाव नहीं है और उसके आधार पर उसके चरित्र का निर्माण नहीं होता है। जैसे होली पर अधिकांश लोगों के द्वारा शराब पी ली जाती है, तो होली पर शराब पीना किसी व्यक्ति को शराबी नहीं बना देता है, क्योंकि वो उसका होली के दिन विशेष पर किया गया कंडक्ट है, उससे उसका चरित्र नहीं बनता है, उसे शराबी कह देना उचित नहीं होगा। इसी तरह शिवरात्रि पर कई लोग प्रसाद के रूप में भांग खा लेते हैं या भांग पी लेते हैं। दे डिड नॉट बिकम भंगेड़ी, वो उससे भंगेड़ी नहीं बन जाते हैं, क्योंकि शिवरात्रि पे प्रसाद के रूप में भांग कई बारी ले ली जाती है, वितरित कर दी जाती है, तो वो लोग उससे भंगेड़ी नहीं बन जाते। दीपावली पर कई बड़े घरानों में प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलने की परंपरा है, जुआ खेलने की परंपरा है। तो अगर दिवाली पे कुछ लोगों ने परिवार के साथ बैठ के ताश खेल लिया
तो दे डिड नॉट बिकम जुआरी, उससे वो जुआरी नहीं हो जाते हैं। तो क्योंकि ये उनका एक पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर कंडक्ट है जिससे कि उनके चरित्र का निर्माण नहीं होता है। किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसके रोजमर्रा की आदतों से होता है, उसके स्वभाव डिस्पोजिशन से होता है, और उसके स्वभाव के आधार पे समाज के लोग उसके बारे में जो राय कायम करते हैं वो उसका चरित्र बनती है। तो सेक्शन 55 का एक्सप्लेनेशन कहता है कि डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन एंड गुडविल ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टिट्यूट इट्स कैरेक्टर। किसी व्यक्ति का स्वभाव और उसकी समाज के लोगों के द्वारा जो साख है वो मिलकर चरित्र का निर्माण करती है। तो ये सबसे पहली बात हमने कंक्लूड की सेक्शन 55 के एक्सप्लेनेशन को लेकर कि व्हाट इज कैरेक्टर, किसी व्यक्ति का चरित्र क्या है। अब बात करें कि क्या चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में सुसंगत है, दिया जा सकता है। वेदर एविडेंस ऑफ कैरेक्टर में बी गिवन बिफोर द कोर्ट, वेदर इट इज रेलेवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट और इररेलेवेंट। तो इसके लिए हम कैरेक्टर के एविडेंस को दो भागों में, हम सिविल केसेस को लेकर अलग और क्रिमिनल केसेस को लेकर अलग अलग बांट देते हैं। समझने में भी आसानी रहेगी और लेजिस्लेचर ने भी इसी रूप में हमें समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई किसी मामले में चरित्र का साक्ष्य जो है वो रेलेवेंट क्यों होता है। होता तो है लेकिन क्यों होता है। तो देखिए इसके पीछे दो उपधारणाएं काम करती है, दो प्रिजम्पशन काम करती है। वो क्या, पहली तो ये कि अच्छे चरित्र का व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो अपराध नहीं करता है। अ पर्सन विथ गुड कैरेक्टर डिड नॉट कमिट ऑफेंसेस, ऐसा प्रिजम्पशन है। और दूसरी बात ये कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि पहले कोई अपराध के सबूत हैं तो इसका ये अर्थ नहीं में हो जाता है कि भविष्य में होने वाले सारे अपराध भी उसी ने किए हों। इसलिए कभी कभी रेलेवेंट होता है, कभी कभी एविडेंस का चरित्र का साक्ष्य इररिलेवेंट भी होता है। अब हम बात करें कि सील का साक्ष्य क्या सिविल मामलों में रेलेवेंट होता है, वेदर एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज रेलेवेंट इन सिविल केसेस। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से जनरल रूल को कहूँगा कि जनरल रूल तो ये है, सामान्य नियम तो ये है कि सिविल मामलों में, दीवानी मामलों में किसी व्यक्ति के चरित्र का साक्ष्य सुसंगत नहीं होता है। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज इररेलेवेंट जनरली इनटू अ सिविल केस। तो सिविल मामलों में किसी व्यक्ति के चरित्र का साक्ष्य सुसंगत नहीं होता है, ये सामान्य नियम है। लेकिन इस नियम के दो एक्सेप्शन हैं जो आगे जाके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इतना डिस्कस करें कि क्यों चरित्र का साक्ष्य सिविल मामलों में रेलेवेंट नहीं होता है। तो देखिए सिविल मामले जो हैं वो ज़्यादातर मामले संपत्ति के मामले हैं, ज़्यादातर मामले लेन देन के मामले हैं। तो ये सारे मामले सिविल मामले कहे जाते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर किसी को कोई संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, मान लीजिए किसी पिता के 3 बेटे हैं और पिता की बिना वसीयत किए डेथ हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके बचे हुए 3 बेटों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। अगर माँ नहीं है, बहनें नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ 3 बेटे हैं, तो 1/3 भाग सब प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी बच्चों में बढ़ जाएगी। लेकिन क्या 2 भाई ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं छोटा वाला तो शराबी है, जुआरी है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये सुबह से शाम शराब पीता है, जुआ खेलता है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए इसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिले। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। उसके चरित्र का इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। उस पिता की वो भी संतान है और सक्सेशन के नाते 3 हिस्सों में संपत्ति बंटनी है, तो वो भी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। इस मामले में
उसके चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में सुसंगत नहीं होता है। इसी तरह मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे घर के पास में एक प्लॉट खरीद लिया। अब वो अपने मकान पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसने खरीदा है, उसको मकान बनाने का अधिकार है, उसका सिविल राइट है, वो बना रहा है। क्या आप ये शिकायत कर सकते हो क्या कि साहब ये तो शराबी किस्म का व्यक्ति है, सुबह से शाम शराब पीता है, इसलिए ये हमारे घर के पास में मकान नहीं बना सकता? कि साहब इससे कोई मतलब नहीं है, वो शराब पी रहा है, उसके घर में बैठ के पीता है, आपको उसमें कोई हर्ज नहीं कि उसके सिविल राइट का वॉयलेशन आप नहीं कर सकते हो। उसका ये जो शराब पीने का कैरेक्टर है ये कहीं पर भी रेलेवेंट नहीं है इस सिविल केस में कि साहब उसे वहां मकान बनाने नहीं दिया जाए, क्योंकि ये उसका अधिकार है और उसके चरित्र के साक्ष्य इन मामलों में रेलेवेंट नहीं होते हैं। तो एज अ जनरल रूल ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति के चरित्र का साक्ष्य सिविल मामलों में सुसंगत नहीं होता है, लेकिन इस जनरल रूल के दो एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन का अर्थ क्या हुआ कि इन केसेस वेयर द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर बिकम्स रिलेवेंट इन सिविल केसेस आल्सो। ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें सिविल मामलों में भी किसी व्यक्ति के चरित्र का साक्ष्य सुसंगत हो जाता है, दिया जा सकता है, न्यायालय के समक्ष रिलेवेंट हो जाता है। तो कि साहब ऐसे कौन से दो एक्सेप्शन हैं? तो नंबर 1 पे कि जब किसी सिविल मामले में किसी व्यक्ति का चरित्र स्वयं विवादित तथ्य हो। ये बात आपको सेक्शन 52 में मिलेगी कि व्हेन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज इटसेल्फ फैक्ट इन इशू इनटू अ पर्टिकुलर सिविल केस। जब किसी सिविल मामले में किसी व्यक्ति का चरित्र स्वयं विवादित तथ्य हो, तो ये पहला एक्सेप्शन है। कैसे हो सकता है? ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं जिनमें किसी व्यक्ति का कैरेक्टर खुद फैक्ट इन इशू है? तो अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर किसी मामले में खुद विवादित तथ्य है, इटसेल्फ फैक्ट इन इशू है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उस व्यक्ति के चरित्र का साक्ष्य सिविल मामलों में भी रिलेवेंट हो जाएगा, न्यायालय में दिया जाएगा और वो काफी मदद करेगा कोर्ट की। बात करते हैं कि वो कौन से केसेस हैं। तो मान लीजिए किसी कोर्ट में फर्म के डेजुलेशन का मामला चल रहा है। किसी फर्म में 4 पार्टनर थे, 3 पार्टनर्स ने डेजुलेशन का दावा फाइल किया कि हमें अपने फर्म का विघटन करना है, हम जो ये चौथा पार्टनर है इसके साथ कामकाज नहीं कर सकते हैं, साझेदारी में काम करना संभव नहीं है पार्टनरशिप में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चौथा हमारा पार्टनर है ये जुआरी किस्म का व्यक्ति है, शराबी किस्म का व्यक्ति है। जितनी भी मेहनत हम लोग करते हैं ये घंटे 2 घंटे में दुकान पे आता है, सारे पैसे लेके चला जाता है, शराब और जुए में उड़ा देता है। इसके साथ व्यापार करना संभव नहीं है। अब ये फर्म का डिसोल्यूशन चाहते हैं पार्टनर, लेकिन किस आधार पर चाहते हैं? इनका ग्राउंड क्या है? इनका ग्राउंड सिर्फ इतना सा है कि इनका जो पार्टनर है इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये शराबी है, जुआरी है, इसके स्वभाव में शराब खेलना, शराब पीना, जुआ खेलना पड़ चुका है और यही कारण है कि वो इसके साथ अब पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सिविल कोर्ट में दावा कर दिया है, डिसोल्यूशन का, विघटन का दावा कर दिया है कि साझेदारी फर्म को अब समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो है इस दावे में फैक्ट इन इशू क्या है, झगड़े की जड़ क्या है? उस चौथे पार्टनर का कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे कम से कम इस बात का साक्ष्य तो न्यायालय में दिया जाएगा कि वो वास्तव में शराबी है कि नहीं, क्या वो जुआरी है कि नहीं। इन चीजों का एविडेंस कोर्ट में आएगा और कोर्ट इन एविडेंस से सेटिस्फाई होगा तभी फर्म के डिसोल्यूशन का ऑर्डर करेगा। तो देखिए ये सिविल मामला है फर्म के डिसोल्यूशन का, लेकिन इसमें भी किसी व्यक्ति का कैरेक्टर का एविडेंस कोर्ट की मदद करता है फर्म को डिसॉल्व करने में। तो एक उदाहरण तो ये हो गया, एक आध उदाहरण और देता हूं। ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिनमें कि किसी व्यक्ति का चरित्र स्वयं विवादित तथ्य होता है। उदाहरण के लिए
एक दूसरा मामला आपके सामने रखूं कि एक पत्नी है जो कि पारिवारिक न्यायालय में अपने पति के खिलाफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एप्लीकेशन फाइल करती है। सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद की याचिका पारिवारिक न्यायालय के समक्ष फाइल करती है। ये एक तरीके का सिविल प्रोसीडिंग ही है, ठीक है। अब जो वो डिसोल्यूशन चाहती है, विवाह का विच्छेद चाहती है, उसमें उसका जो बेसिक ग्राउंड है वो एडल्ट्री है। वो ये कहती है कि उसका पति जो है वो अन्य स्त्रियों से संबंध रखता है, जारता में रहता है। तो यहाँ पे पति का अन्य स्त्री से संबंध रखना कहीं न कहीं जो फैक्टिन इशू उस तलाक के केस में है वो पति का कैरेक्टर है, वो उसका चरित्र है। तो यहाँ पर भी चरित्र विवादित तथ्य है, कैरेक्टर इज इटसेल्फ फैक्टिन इशू इन दैट पर्टिकुलर केस। तो उस पत्नी को कम से कम कोर्ट में ये तो साबित करना पड़ेगा कि बताए वो कि उसके पति के कौन सी दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध है और इसके क्या क्या साक्ष्य उसने उपलब्ध कराए हैं। ये उसके कैरेक्टर का एविडेंस उसे न्यायालय में देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे कि जो पहला एक्सेप्शन है कि व्हेन द कैरेक्टर इज इटसेल्फ फैक्टिन इशू इनटू अ पर्टिकुलर केस देन इट इज रेलेवेंट अंडर सिविल केसेस। सेक्शन 52 में मिलेगा कि जब चरित्र स्वयं विवादित तथ्य है किसी मामले में तो सिविल मामलों में भी चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकेगा। दूसरा एक्सेप्शन, जब किसी मामले में क्षतिपूर्ति की मात्रा को तय करने में या निर्धारित करने में चरित्र का साक्ष्य न्यायालय की मदद करता है। क्या कह रहा हूं कि व्हेन एविडेंस ऑफ कैरेक्टर असिस्ट द कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डैमेजेस और कंपनसेशन। ये बात आपको सेक्शन 55 में मिलेगी कि चरित्र जो है वो न्यायालय की मदद करने वाला है। कब करने वाला है कि जब न्यायालय को किसी मामले में क्षतिपूर्ति की राशि को तय करनी है, कोई डैमेजेस अवार्ड करने हैं, कोई कॉम्पनसेशन अवार्ड करना है। तो उस मामले में चाहे वो मामला सिविल है लेकिन किसी व्यक्ति का कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाता है। बहुत दूर नहीं जाना है, सिर्फ एक एग्जाम्पल और सटीक एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। डिफेमेशन का केस हम उठा सकते हैं, मानहानि का सिविल मामला। देखिए, मानहानि के लिए आप चाहें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, आईपीसी में उसमें मुकदमा दर्ज हो जाएगा, 2 साल तक की सजा के प्रावधान है। लेकिन अगर मानहानि के लिए आपको कॉम्पनसेशन लेना है तो यू कैन इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट। आप उसके लिए एक दीवानी दावा संस्थित करते हैं। अब आप दीवानी दावा करते कहते हैं कि साहब इस व्यक्ति ने मेरी डिफेमेशन कर दी है, इस व्यक्ति ने समाज में मेरी मानहानि की है, मेरे ऊपर झूठे मिथ्या आरोप उसने लगाए हैं। तो ऐसे मामलों में आप कोर्ट से कहते हैं कि मेरी ख्याति की नुकसान हुआ है इसलिए मुझे कॉम्पनसेशन दिलाया जाए। तो यहाँ पे इस केस में क्या किसी व्यक्ति का या उस विक्टिम का चरित्र साक्ष्य के रूप में पेश किया जाएगा? मेरा मानना है कि एक लॉ है ऐसे मामलों में कि द हायर द डिग्री ऑफ रेपुटेशन ऑफ द पर्सन द हायर द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ डैमेजेस। न्यायालय क्या देखता है कि जितना अधिक समाज में किसी व्यक्ति की ख्याति होगी उतना ही मानहानि के मामलों में क्षतिपूर्ति की मात्रा भी अधिक होगी, रकम भी अधिक होगी। तो जितना ख्याति ज़्यादा होगी, जितना व्यक्ति फेमस होगा, नाम होगा, अगर उतना ही उसको नुकसान होगा अगर किसी ने डिफेमेशन की है तो यहाँ पे उस व्यक्ति की जो ख्याति है, उसका डिस्पोजिशन है, जो उसका चरित्र है, वो न्यायालय की मदद कर रहा है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन के अमाउंट को डिटरमाइन करने में, क्षतिपूर्ति की मात्रा को तय करने में यहाँ न्यायालय की मदद करता है चरित्र। और इसी तरीके से ये दूसरा एक्सेप्शन है जिसमें कि चरित्र का साक्ष्य दीवानी मामलों में रिलेवेंट हो जाता है, सिविल केसेस में सुसंगत हो जाता है। तो अब कभी सवाल उठे कि क्या कैरेक्टर का एविडेंस शील का साक्ष्य
सिविल मामलों में रिलेवेंट होता है? तो हम कहेंगे जनरली नॉट। As a general rule, it is not relevant in civil cases, but there are two exception. दोनों exception आपके सामने रखे। नंबर वन, when the character of a person is itself fact in issue, जब किसी व्यक्ति का चरित्र स्वयं विवादित तथ्य है, विवाद की बिंदु है, झगड़े की जड़ है, तो चरित्र का साक्ष्य सिविल मामलों में भी सुसंगत हो जाएगा। और नंबर टू, जब किसी व्यक्ति के चरित्र न्यायालय की मदद करते हों क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्धारण करने में, तय करने में, when the character of a person assisting the court to determine amount of damages or compensation in civil cases, then the evidence of character is relevant in civil cases। तो एक बात या एक फेज तो यहाँ पे समाप्त हो गया कि सिविल मामलों में क्या चरित्र का साक्ष्य सुसंगत है और यदि है तो किन दशाओं में। अब हम बात करें क्रिमिनल केसेस की। दांडिक मामलों में क्या किसी व्यक्ति के चरित्र का साक्ष्य सुसंगत होता है? वेदर एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज रेलेवेंट इनटू अ क्रिमिनल केसेस। तो इस बारे में हम सेक्शन 53 और 54 दोनों ही देखेंगे। तो देखिए सेक्शन 53 में तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अभियुक्त के अच्छे चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में सुसंगत होता है। Evidence of good character of a person is relevant in criminal cases। किसी व्यक्ति के अच्छे चरित्र का साक्ष्य धारा 53 के अनुसार दांडिक मामलों में, फौजदारी मामलों में, क्रिमिनल केसेस में सुसंगत होता है, न्यायालय के सामने रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के बुरे चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में नहीं दिया जा सकता, रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है और उसके लिए वो पहले दोषी ठहराया गया है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि समाज में होने वाले दूसरे अपराध भी उसी ने किए हैं। और इसी कारण है कि किसी व्यक्ति के बुरे चरित्र का जो साक्ष्य है वो क्रिमिनल केसेस में रिलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छे चरित्र का साक्ष्य सुसंगत होता है। ठीक है, लेकिन बैड कैरेक्टर का एविडेंस रिलेवेंट नहीं होता है। तो हम यहां से नोट करते हैं या यहां से हम ध्यान रखते हैं कि इन क्रिमिनल केसेस द एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर ऑफ अक्यूज इज नॉट रिलेवेंट, इट इज एन जनरल रूल। ये एक सामान्य सिद्धांत है कि दांडिक मामलों में अभियुक्त के बुरे चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में विसंगत होता है, सुसंगत नहीं होता है। लेकिन इस सामान्य नियम के भी दो एक्सेप्शन हैं, दो अपवाद हैं। बट देयर आर टू एक्सेप्शंस ऑफ दिस जनरल रूल, जिसमें कि सिविल मामलों में भी किसी व्यक्ति के कैरेक्टर का क्रिमिनल केसेस में किसी व्यक्ति के बुरे कैरेक्टर का एविडेंस रिलेवेंट हो जाता है। जनरल रूल तो यह है कि बुरे कैरेक्टर का एविडेंस, बुरे चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया जाता, सुसंगत नहीं होता है, न्यायालय उसे रिलेवेंट नहीं मानते हैं। लेकिन दो एक्सेप्शन हैं जिनमें कि बैड कैरेक्टर का एविडेंस भी कोर्ट में दिया जा सकेगा। तो नंबर वन, सेक्शन 54 में हम पढ़ते हैं कि नंबर वन ये कहता है, पहला एक्सेप्शन ये है कि अभियुक्त के अच्छे चरित्र के साक्ष्य का खंडन करने के लिए उत्तर के रूप में उसके बुरे चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में सुसंगत हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? कि अच्छा चरित्र का साक्ष्य अगर अभियुक्त ने दिया है तो फिर उसके बुरे कैरेक्टर का एविडेंस न्यायालय में रिलेवेंट हो जाता है उत्तर के रूप में। मीनिंग दे रहा है, मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूं कि अभियुक्त को अपने अच्छे चरित्र का ढिंढोरा न्यायालय के समक्ष नहीं पीटना चाहिए। अभियुक्त को न्यायालय में अपने अच्छे चरित्र का साक्ष्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो पहला एक्सेप्शन कह रहा है कि जब किसी अभियुक्त ने न्यायालय के सामने अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पीट दिया है तो कोई भी व्यक्ति उसके बुरे चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में पेश कर सकता है और वो रिलेवेंट हो जाता है।
अदरवाइज अगर किसी व्यक्ति के अच्छे चरित्र का साक्षी रिकॉर्ड पर नहीं है, दिया ही नहीं गया है, तो बैड कैरेक्टर का एविडेंस रिलेवेंट नहीं होता है। ये बात समझ लीजिए। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कोर्ट में कि भाई तुम्हारा चरित्र अच्छा है, या वो खुद आगे जाके अच्छे चरित्र का साक्ष्य दे कि साहब मैं तो बहुत अच्छे चरित्र का व्यक्ति हूँ, समाज में मेरी बड़ी साख है, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किए और मेरे खिलाफ कोई मुकदमे नहीं है, और वो ढिंढोरा पीट देता अपनी अच्छाई का। तो जैसे ही वो कहता है, तो मान लीजिए अगर उसके खिलाफ 3 मुकदमे कहीं न्यायालय में पेंडिंग चल रहे हैं, तो कोई व्यक्ति वो तीनों मुकदमों के कागज लेके आएगा और कहेगा कि साहब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, ये बड़े अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, तो ये 3 मुकदमे किस बात के कोर्ट में इनके ऊपर पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये अच्छे चरित्र का साक्ष्य का खंडन करने के लिए बैड कैरेक्टर का एविडेंस रिलेवेंट हो जाता है यहाँ पे सेक्शन 54 में। तो मेरा मानना है और मेरा सजेशन भी है कि जहाँ तक हो सके अभियुक्त को अच्छे चरित्र का साक्ष्य न्यायालय के सामने नहीं रखना चाहिए। अगर वो रखता है तो वो अपने पाँव पे स्वयं कुल्हाड़ी मारता है, और उसके बैड कैरेक्टर का अगर कोई भी एविडेंस है तो फिर वो कोर्ट के रिकॉर्ड पर, केस के रिकॉर्ड पर रेलेवेंट हो जाता है, न्यायालय उसे ग्रहण कर सकेगा। तो ये पहली बात हो गई कि बैड कैरेक्टर का एविडेंस जनरली तो रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में जब अच्छे चरित्र का साक्ष्य का खंडन करना हो तो वो रेलेवेंट हो जाता है। नंबर 2, दूसरा क्या है जब बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट हो जाता है, तो नंबर 2 पे एलिमेंट ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य। अगर किसी मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रीवियस कन्विक्शन भी है और कोर्ट में उसके खिलाफ कोई और मामला भी चल रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति पे आज की डेट में कोर्ट में चोरी का केस चल रहा है और फाइनल वर्डिक्ट उसके ऊपर आने वाला है, जजमेंट आने वाला है। कोर्ट ने इस केस में उसे कन्विक्ट कर दिया है और अब कोर्ट उसको सजा देने वाला है। कन्विक्शन दोष सिद्धि कर दी है और अब सजा उसे मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अगर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन कोर्ट में उसके प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस रखता कि साहब इसने पहले भी 2 जगह पे चोरी की है, पहले भी इसके खिलाफ जजमेंट कोर्ट ने दे चुके हैं और 3 साल से ज़्यादा के जजमेंट इसके खिलाफ सजा हो चुके हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो प्रीवियस कन्विक्शन का एलिमेंट है ये इस सेकेंड वाले केस में रिलेवेंट हो जाएगा टू एनहांस द पनिशमेंट ऑफ अक्यूज। सेक्शन 75 जो इंडियन पिनल कोड का हम पढ़ते थे, उसमें पनिशमेंट को एनहांस करने के लिए कि कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है, उसमें चैप्टर नंबर 12 और 17 के ऑफेंसेस हैं जिसमें चोरी भी शामिल है, तो चोरी का अपराध वो करता है और पहले 3 वर्ष या उससे अधिक से दंडित किया जा चुका है और दोबारा भी दंडित करना है, तो अब उसे चाहे चोरी के मामलों में 3 साल की सजा दी गई है, लेकिन उसके प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस रिलेवेंट है और उसे अब 10 साल तक की सजा मिल सकती है, एलआई तक की सजा दी जा सकती है। यहाँ पे उसका कैरेक्टर या प्रीवियस कन्विक्शन का जो एलिमेंट है वो बैड कैरेक्टर के रूप में रिलेवेंट हो रहा है, तो अभियुक्त के बुरे चरित्र का साक्ष्य भी 2 दशाओं में सुसंगत हो जाता है। तो हमने कंक्लूड किया कि सिविल मामलों में तो जनरली सिविल मामलों में अभियुक्त के चरित्र के साक्ष्य का कोई वैल्यू नहीं होती है, महत्व नहीं होता है, रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं, जब कैरेक्टर स्वयं विवादित तथ्य हो या फिर क्षतिपूर्ति की मात्रा को तय करने में न्यायालय की मदद करता हो तो रेलेवेंट होता है। इसी तरह क्रिमिनल केसेस में अभियुक्त के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट नहीं होता है, ये जनरल रूल है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है कि अगर अभियुक्त के अच्छे चरित्र का साक्ष्य दे दिया गया है तो उसका खंडन करने के लिए बुरे चरित्र का साक्ष्य न्यायालय में रेलेवेंट हो जाएगा और प्रीवियस कन्विक्शन का साक्ष्य भी, पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य भी न्यायालय में सुसंगत
हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि कैरेक्टर के एविडेंस को लेकर ये कानून आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और भी तकनीकी विषयों पर कानून की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।